नमस्कार साथियों। अमेरिकी संविधान के संबंध में कल जिस अध्याय का अध्ययन हम अपनी इस ऑनलाइन कक्षा के दौरान कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बीए पाठ द्वितीय की इस प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए प्रारंभ करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में समितियों की भूमिका। जो समितियां होती है, जैसे भारत में तो क्या है कि समितियों को सामान्यतया दो भागों में विभाजित किया गया है। कुछ स्थायी समितियां होती हैं और कुछ अस्थायी समितियां होती हैं। तो अमेरिकी कांग्रेस में इन संसदीय समितियों की, इन कांग्रेस की जो स्थायी या अस्थायी समितियां, इनकी क्या भूमिका है, उसकी हम इस व्याख्यान में बात करते हैं। रीड महोदय कहते हैं कि ये समितियां सदन की आंख, कान, हाथ तथा प्राय मस्तिष्क भी होती हैं। यानी संसद के लिए और कांग्रेस के लिए समितियां इतनी महत्वपूर्ण हैं, यानी कांग्रेस में समितियों का महत्व इतना अधिक है कि रीड महोदय उसे शरीर के अंगों से तुलना करके बताते हैं कि ये आँख, कान, नाक और यहाँ तक कि मस्तिष्क के समान मानी जाती हैं। ब्रिटिश संसद की तरह अमेरिकी कांग्रेस में भी विभिन्न प्रकार की समितियां कार्य करती हैं। अमेरिका में समिति व्यवस्था के प्रचलन का प्रमुख कारण व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि एवं कांग्रेस के पास समय का अभाव रहा है। क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में, या यूं कह दीजिए कि ये जो 20वीं सदी का जो प्रारंभ था, तब से लेके आज तक वहाँ व्यवस्थापन के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं और कांग्रेस के पास उसका समय नहीं रहता उन कामों को करने का। तो इस प्रकार की नई समितियां उभर कर सामने आई जिनको कार्य विभाजित कर दिया जाता है, यानी वर्क डिवाइडेशन कर दिया जाता है। अमेरिका में कांग्रेस की समितियों को व्यवस्थापन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है। वह किसी भी विधेयक को समाप्त भी कर सकती है। ये बात अपन ने विधेयकों के कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान भी कही थी कि वहाँ समितियां इतनी अधिक शक्तिशाली हैं कि वे चाहे तो किसी विधेयक को समाप्त कर सकती है, यानी उसको कानून बनने से रोक सकती है, यानी उसको डम कर सकती है। परंतु ब्रिटेन में समितियों के द्वारा सभी विधायकों को अपने प्रतिवेदन के साथ संसद को लौटाना आवश्यक होता है। यानी ब्रिटेन में ऐसा नहीं कर सकते। समितियों के द्वारा, यानी जितने भी विधेयक होते हैं उनको अपने प्रतिवेदन के साथ संसद को लौटाना आवश्यक होता है। यानी वह अपने प्रतिवेदन को संसद को जरूर प्रस्तुत करेगी, वे उन्हें अपने स्तर पर डम नहीं कर सकती, अपने स्तर पर समाप्त नहीं कर सकती। इंग्लैंड में संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापन संबंधी संपूर्ण दायित्व मंत्रिमंडल का होता है, लेकिन अमेरिका में यह दायित्व मंत्रिमंडल यानी कार्यपालिका का नहीं होकर कांग्रेस का होता है, यानी वहाँ विधायिका का होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका में समितियों के प्रकार, मोटे तौर पर अमेरिका में समितियों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका नाम मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। स्थायी समितियाँ, विशेष समितियाँ, कॉन्फ्रेंस समितियाँ, संपूर्ण सदन की समिति, नियम समिति और लास्ट है संयुक्त समितियाँ जो जॉइंट कमिटीज होती हैं, उनकी बात। तो पहले बात करते हैं स्थायी समितियाँ। अमेरिका में 1946 में समितियों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के आधार पर प्रतिनिधि सदन में 20 तथा सीनेट में 16 समितियां हो सकती हैं। यानी इनकी संख्या निश्चित की गई थी कि भाई प्रतिनिधि सदन में 20 समितियां हो सकती है और सीनेट में 16 समितियां हो सकती हैं। इनकी बाकायदा सूची भी है, वो मैंने यहाँ नहीं दिखाई, लेकिन आपको पुस्तक में मिल जाएगी। इन समितियों में
9 से लेकर 50 तक सदस्य संख्या हो सकती है, यानी मिनिमम 9 और अधिकतम 50 तक सदस्य संख्या हो सकती है। किसी में 15, किसी में 30, किसी में 28, किसी में ऐसे सदस्य संख्या हो सकती है। प्रतिनिधि सदन में स्थायी समितियों का गठन प्रत्येक नए चुनाव के बाद होता है, यानी जब भी प्रतिनिधि सदन का चुनाव होगा तो वहाँ स्थायी समितियों का गठन होगा। परंतु सीनेट में स्थायी समितियों के कुछ सदस्य 2 वर्ष पश्चात बदल दिए जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य ले लिए जाते हैं। यानी वहाँ जिस प्रकार सीनेट के सदस्यों का रोटेशन चलता है, वैसे ही समिति के सदस्यों का भी रोटेशन चलता है। सीनेट में एक सदस्य एक समय में एक से अधिक समितियों का सदस्य भी बन सकता है, यानी एट ए टाइम वह 1 या 2 समितियों का सदस्य, 3 समितियों का सदस्य भी बन सकता है। परंतु प्रतिनिधि सदन में प्राय एक सदस्य एक समय में एक ही समिति का सदस्य होगा, एक व्यक्ति एक समय में एक ही समिति का सदस्य होगा, यानी वहाँ एट ए टाइम में कोई व्यक्ति 2 समितियों का सदस्य नहीं हो सकता है। अमेरिका में समिति का कार्य जो चेयरमैन जो नियुक्त किया जाता है वह वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। जो प्रतिनिधि होता है, जो लीडर होता है, जो समिति की अध्यक्षता करता है, चेयरमैन जिसको बोलते हैं, वे वरिष्ठता के आधार पर लेते हैं और ये प्रक्रिया सामान्यतः भारत में भी फॉलो की जाती है। विशेष समिति, इन समितियों का गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है। जब यह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ये समितियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कई बार कोई ऐसा मामला अचानक उभर कर आ जाता है जिस पर मंथन करना, जिस पर विचार करना, डिस्कस करना जरूरी होता है, तो उसके लिए तत्काल समिति का गठन किया जाता है और वह उस उद्देश्य को पूरा हो जाने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कॉन्फ्रेंस समितियां, जब किसी भी विधेयक के संबंध में प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाए तो तत्काल दोनों सदनों के 3-3 या 5-5 सदस्यों की एक जॉइंट कमेटी बनाई जाती है, एक संयुक्त समिति बनाई जाती है, संवाद समिति बनाई जाती है और इस समिति का मुख्य उद्देश्य जो दोनों सदनों के मध्य जो गतिरोध उत्पन्न हुआ किसी कारण से, उसको दूर करना है, यानी उसको सोल्व आउट करना है। तो ये कॉन्फ्रेंस समिति के माध्यम से होता है जिसमें दोनों सदनों के 3-3 या 5-5 सदस्य हो सकते हैं। संपूर्ण सदन की समिति, यह समिति सदन के सब सदस्यों की होती है। सदन एवं समिति में केवल इतना सा अंतर होता है कि सदन की बैठक में सदन का अध्यक्ष सभापतित्व करता है, जबकि समिति की बैठक में वह सभापतित्व नहीं करता। इस समिति की जो गणपूर्ति वह 100 सदस्य रखी, क्योंकि ये संपूर्ण सदन की समिति है जिसमें आपने देखा होगा कि प्रतिनिधि सदन के जो सदस्य हैं 438 के करीब हुए और प्लस सीनेट के जो 100 सदस्य वो दोनों को मिलाकर ये समिति बनाई जाती है, इसमें सारे सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें जो गणपूर्ति जो कोरम रखा गया है, यानी कोरम उसको बोलते हैं यानी न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बिना मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो ये गणपूर्ति 100 सदस्य रखी गई है, यानी 100 सदस्य कम से कम होनी चाहिए मीटिंग प्रारंभ करने के लिए। नियम समिति, जो विधेयक स्थायी समिति से आते हैं उन्हें नियम समिति के पास भेज दिया जाता है। जब नियम समिति उन्हें स्वीकृति दे देती है तभी सदन में इन पर विचार किया जाता है। इस समिति में कुल 12 सदस्य होते हैं, यानी स्थायी समिति से पास होकर वे नियम समिति के पास जाते हैं। इसमें कुल 12 सदस्य होते हैं। संयुक्त समितियां, ये जॉइंट कमेटी होती है। कभी कभी सदन में ऐसे विषय भी आ जाते हैं जिनकी जांच एवं कार्यों के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त रूप से कार्यवाही आवश्यक होती है। ऐसे अवसर पर दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई जाती है। इनकी सदस्य संख्या विषय के महत्व पर निर्भर करती है, यानी विषय अगर बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिस पर बहुत ज़्यादा मंथन आवश्यक है, तो सदस्य संख्या अधिक हो सकती है, और विषय यदि वो सामान्य है तो सदस्य संख्या कम हो सकती है। समिति का कार्य पूरा हो जाने पर यह समिति स्वतः ही समाप्त हो जाती है, यानी ये भी एक ऐसी समिति है जो किसी उद्देश्य से बनती है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो
वह समिति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये नियम समिति मतलब संयुक्त समिति है। और अमेरिकी व्यवस्थापन में अगर आप देखें दूसरी दृष्टि से तो इन समितियों का महत्व बहुत ज़्यादा है वहाँ। यानी वहाँ मैंने पहले ही बताया कि इतना अधिक महत्व है। एक तो ये विधेयक को समाप्त कर सकती है, यानी डंप कर सकती है, उसको पेंडिंग डाल सकती है। दूसरा, इन समितियों का अत्यधिक महत्व होने के कारण इन्हें लघु व्यवस्थापिका भी कहा जाने लगा है। यानी इन समितियों की तुलना अमेरिकी कांग्रेस से की जाने लगी है कि जो कांग्रेस का महत्व है उतना तो नहीं, लेकिन उसे लघु कांग्रेस आप कह सकते हैं। तो ये अमेरिकी व्यवस्थापन में समितियों का महत्व है। अब यहाँ आप सभी के लिए मैंने 2 प्रश्नों का असाइनमेंट तैयार किया है। ये पहला प्रश्न है, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन में कुल कितनी स्थायी समितियां होती हैं? तो ये आपको समितियों की संख्या बताना है। कितनी स्थायी समितियां होती हैं प्रतिनिधि सदन में? सीनेट की समितियों की संख्या अलग है। दूसरा, अमेरिकी कांग्रेस में समितियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, यानी इनकी क्या भूमिका है, चाहे वह कानून बनाने में या किसी प्रकार इनकी क्या भूमिका हो सकती है, ये आपको एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न के रूप में तैयार करना है। तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। और इससे आगे की बात हम कल होने वाली कक्षा में करेंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद।